टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, जो हम दोनों मिलकर के आपको बताएंगे कि टैक्स कैसे बचाएं और टैक्स से कोई भी उलझन है तो वो हम आपको दूर करेंगे। और इस शो में खास तौर से कुछ वैसी ही बातें बताने वाले हैं जो अब तक आप उससे अनजान थे। मिसाल के तौर पर कई लोग अपने अनअकाउंटेड मनी या फिर कहें मोटी भाषा में काले धन को वैध बनाने के लिए खेती की जमीन खरीदते हैं और फिर सर्किल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री पैसा दे देते हैं और कैश में बाकी पैसा पकड़ा देते हैं। तो अब ये सब करना काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। क्यों, इस शो में बताएंगे आपको। और इसी बीच क्या हुआ है, कई सारे लोगों को इनकम टैक्स की तरफ से स्क्रूटनी के नोटिस आने शुरू हो गए हैं और लोग घबराए हुए हैं। एक करीब 2-3 हफ्ते से नोटिस आने का सिलसिला इतनी बड़ी संख्या में है कि सीए लोगों के पास कई सारे फ़ोन आने शुरू हो गए। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई नोटिस आई है तो कैसे इसका जवाब दें और कैसे इससे बचें, इस पर आपसे बातचीत करेंगे और गौरी से इसका जवाब लेंगे। और इस बीच अगर आप एनआरआई हैं तो म्यूचुअल फंड को रिडीम करा रहे हैं, उस पर जो आपको फ़ायदा हुआ है, क्या उस पर टैक्स छूट का फ़ायदा आपको मिलेगा क्या, ये भी इस शो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन गौरी, सबसे पहले शुरुआत करें खेती की ज़मीन खरीदने वाले लोगों के लिए। अक्सर देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, जो गांव में या फिर आसपास के इलाकों में जाएंगे तो खेती की ज़मीन बड़ी महंगी हो गई है। तो जब लोगों से पूछता हूँ मैं ज़मीन महंगी क्यों हो गई, तो लोग जी आते हैं, बाहर के लोग बड़ी खरीद रहे हैं खेती की ज़मीन। तो अंदर खाने में कई बार लोग कहते हैं खेती की ज़मीन खरीदते हैं और सर्किल रेट के हिसाब से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर बाकी पैसा अपना वो कैश में पकड़ा देते हैं। समझ के चलते हैं चलो कैश में तो कोई देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुश्किल है ऐसा करना। बिल्कुल। देखिए लक्ष्मण, ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ये अब तक इसलिए हो पा रही थी क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी इनकम होती है, चाहे वो खेती से हो या उस ज़मीन को बेच के हो, वो फार्मर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होती है और उस पर कोई सवाल कभी पूछा नहीं जाता, उनसे आज भी नहीं पूछा जाएगा। और ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि क्या एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करना चाहिए या नहीं। वो करना मुझे लगता है पॉसिबल होगा भी नहीं, लेकिन जो लोग अपना अनअकाउंटेड मनी अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, जो फार्मर्स नहीं हैं और अपना उस अनअकाउंटेड मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने अकाउंटेड मनी में बिना टैक्स दिए, वो अक्सर ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं सर्कल रेट पे, बाकी पेमेंट कैश में कर देते हैं और जब वो उसको एक्चुअली बेचेंगे तो पूरा का पूरा पैसा उसको बैंक में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ दिए किसी ज़मीन को खरीदने के लिए, 8 करोड़ दे दिए कैश में। एक्चुअल कीमत क्योंकि 10 की थी, तो जब उन्होंने बेचा उस लैंड को तो उनको 10 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में मिल गए। क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो सरकार माफ़ कर देती है। लेकिन अब IT-AT का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें कि एक सेक्शन जिसमें ये कहा गया था कि जहां आप कोई परचेज करते हैं मार्केट वैल्यू से नीचे तो आपको टैक्स देना पड़ता है, यानी कि बायर को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उस डेफिनेशन में भी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बाहर हो जाता था क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं माना जाता था। तो IT-AT के ये कह सकते हैं ये एक तरह का लूप होल था और हमारी जनता बहुत समझदार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल ही लेती है, जुगाड़ कहते हैं इसको, कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। तो जो हमारा एक्ट है उसमें क्लैरिटी नहीं थी। अब IT-AT ने उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की है कि उस एक्ट के उस सेक्शन के मुताबिक हमारा जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी उसमें कवर होगा और इस केस में जो भी बायर है जो मार्केट वैल्यू से नीचे उस लैंड को खरीद रहा है उसके डिफरेंस पे उनको तभी टैक्स देना होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम था टैक्स अपना बचाने का, वो अब लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये अब नहीं कर पाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझूं कि आखिर कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा कि आपने यहाँ पे ये गड़बड़ी की। देखिए, जो ये सेक्शन है, सेक्शन 56 में ये कहा गया है कि जब भी आप कोई लैंड खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपको आप सर्कल रेट से नीचे आप नहीं खरीद सकते। आप जब उस की वैल्यू आप देखते हैं, मार्केट वैल्यू, आप उसको अपनी रिटर्न में दिखाते हैं क्योंकि आप अपनी सेल या परचेज दोनों आपकी रिपोर्ट होती हैं। जहां ये डिफरेंस आपका 10% से ज़्यादा का फ़र्क आया, आपका इनकम टैक्स के पास एक कह सकते हैं एक ट्रिगर चला जाता है कि इस व्यक्ति ने इसको इस रेट पे खरीदा है लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है नहीं। तो
एज पर सेक्शन जो 56 कहता है आपको उसके बैलेंस पे खुद से ही टैक्स देना है। तो एक्चुअल वैल्यू का पता कैसे चलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? मार्केट वैल्यू तो जिस भी लैंड की उस पूरे एरिया की है वो सबकी सेम ही है। आप बोलें कि उस एरिया में बाकी लोग 10 की बेच रहे हैं, आप 2 की बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उस एरिया की भी एक वैल्यू होती है। तो ये मार्केट वैल्यू सर्कल रेट के बराबर हो जरूरी नहीं है? वो जरूरी नहीं एक ऑन एन एवरेज कि लोगों ने जो खरीदा है उस इलाके में जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है उससे एक मोटा मोटी आइडिया चल जाता है ये मार्केट वैल्यू है। बिल्कुल, बहुत उस सारे मार्केट वैल्यू से अगर 10% से कम दाम पे आपने ट्रांजैक्शन किए हैं तो अपने आप पॉपअप चला जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। कह सकते हैं पॉपअप तो नहीं जाएगा, बट एक इंटीमेशन सरकार के पास चली जाती है। और जहां आपके पास नोटिस आया बायर के पास, तो वो जितना डिफरेंस है वो सारा आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। और ये सेक्शन जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट सेक्शन है। आमतौर पे लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं और खुद से, अगर वैसे तो कोई करता ही नहीं है, जो भी केयरफुल रहता है, कोई भी व्यक्ति इस डिफरेंस पे कभी भी सेल परचेज ईमानदारी से करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कर भी दिया और नोटिस आ गया तो वो आपके ऊपर पूरा का पूरा जो टैक्स है और उसके ऊपर फिर पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि आपने कंसीलमेंट की। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पे जमीन की खरीद बिक्री होती है उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतने ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एजेंसी से कांटेक्ट में रहता है। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज से लेके, बैंक से लेके, इंश्योरेंस कंपनीज या कोई भी ऐसी एजेंसी, हर इस एजेंसी को एक रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साल के एंड पे देनी होती है। उसमें सारी ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आप जिस भी एजेंसी से डील कर रहे हैं, चाहे आप महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, महंगा घर खरीद रहे हैं, या आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सारी की सारी जानकारी हमारे सरकार के डिपार्टमेंट के पास चली जाती है और हर नोटिस उसी बेसिस पे आता है कि कौन सी जानकारी डिपार्टमेंट के पास आई है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए, और अगर आपके जानने वाले या आप कुछ ऐसी सोच भी रहे हैं तो बता दीजिएगा कि टैक्स गुरु देख लें और देखने की स्थिति कितनी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। तो ऐसे कोई ट्रांजैक्शन ना करें जो सर्किल रेट से कम हो, बाजार कीमत से कम हो, ऑफ ट्रांजैक्शन पैसा आप दे दें, तो ये करना शायद मुश्किल में आपको डाल सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मोगा पंजाब, जहाँ से बलजीत राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बलजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं क्या उलझन आपकी? सर ऐसा था कि मैंने ना, मेरे मदर ने लास्ट ईयर एक ITR फाइल करवाया था अपना। वो सीनियर सिटीजन है और उनका जो इंटरेस्ट के अलावा और कोई इनकम नहीं है। उनकी कुछ अमाउंट जो थी TDS में शो कर रही थी और जो एज पर इनकम टैक्स पोर्टल में सबको डिस्प्ले कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। और बैंक ने उनका 20% कुछ FD पे 20% TDS कट गया था। वो क्लेम नहीं हो पाया लास्ट ईयर फंड के अमाउंट में। तो क्या वो पॉसिबल है क्या इस साल वो आगे वो उसको फंड क्लेम कर पाए? गौरी, देखिए इसीलिए क्योंकि आपने शायद अपना पैन नहीं दिया होगा, इसलिए आपका जो जी मैम, ऐसा था कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम के कारण वहाँ से पैन कार्ड ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया था, तो इसलिए 20% टैक्स जो है बैंक ने काट लिया। और आई थिंक अगर उनकी इंटरेस्ट से इनकम है और अगर सिर्फ इतनी इनकम है कि उनका कोई टैक्स नहीं बनता, तो आप 15H फॉर्म भर के इस टैक्स का डिडक्शन भी बचा सकते हैं। हालांकि हम पिछले साल की बात करते हैं क्योंकि आपका कंसर्न पिछले साल को लेके है, जहां पे आपका टैक्स कट चुका है और आपने रिटर्न नहीं भरी है। अनफॉर्चुनेटली अब आप उस रिटर्न को नहीं भर पाएंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं साल 23-24 फाइनेंशियल ईयर की, तो उसकी रिटर्न आपको जुलाई तक भरनी थी। एक बिलेटेड रिटर्न भी आप दिसंबर तक भर सकते थे लेट फी देने के बाद, लेकिन आपने वो डेडलाइन भी मिस कर दी। अब आप इस रिटर्न को नहीं भर पाएंगे। एक तरीका होता है बाद में रिटर्न भरने का, जिसको हम अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं, ITR-U, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आप कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं या लॉस नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम कम नहीं कर सकते हैं। आप ये वाली रिटर्न उन्हीं केसेस में भर सकते हैं जहाँ पे आपका कोई टैक्स बनता था जो आपने नहीं दिया, आप वो टैक्स भी देंगे और साथ ही साथ आप उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से साल में उस रिटर्न को भर रहे हैं। तो क्योंकि आपका रिफंड आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ये ITR-U भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पिछले साल का रिफंड क्लेम करना अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इस साल से आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे अपनी रिटर्न टाइम से नुकसान क्या पैसा? ये पैसा तो नुकसान ही समझिए, क्योंकि किसी भी एंगल से उन्होंने ना 15H भरा, अगर
भरने के लिए एलिजिबल थे, ना ही टाइम से रिटर्न भरी, तो अब ये रिफंड नहीं मिल ये पाएगा। तो गलत बात है भाई, मतलब भूल गया आदमी तो कुछ तो राहत बता दीजिए, ऐसे कैसे, मतलब बिल्कुल पैसा इनका जो है, वो भी सीनियर सिटीजन माता जी है, उनका पैसा। लक्ष्मण, एक्सट्रीम केस में, जब कोई बहुत एक्सट्रीम केस होता है जहाँ पे कोई हॉस्पिटल में है, आईसीयू में रहा, इस कारण से नहीं कर पाया, तो कॉन्डोनेशन भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे केसेस जहाँ पे ऐसा कोई एक्सट्रीम केस नहीं है, वहाँ पे कोई लेकिन पैन तो बैंक की गलती से हटाना वहाँ से, पैन बैंक की गलती से, लेकिन उनको चेक करना था। अब आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक अगर उसको 10% भी कर देगा तो वो 10% भी तो आपका अटका ही रहेगा। आप बैंक के पास जा सकते हैं कि उसका पैन ठीक कर दें, लेकिन वो टीडीएस आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बीच चलते हैं नागपुर, जहां से हुकुम चंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हुकुम चंद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताएं क्या हुक्म है आपके? ये जो हम प्रॉपर्टी जो सेल करते हैं, फ्लैट सेल किया है मैंने, उसमें कैपिटल गेन टैक्स सेव करने के लिए ये 2-3 रास्ते हैं। 3 साल के अंदर नया फ्लैट लेते हैं, 2 साल के अंदर प्लॉट लेते हैं, या तो भी 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पीरियड दिया है 2 साल, 3 साल या 6 महीना, ये सेल डेट ऑफ सेल डीड से है या डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल जिसमें एडवांस लिया जाता है वहां से? दूसरा क्वेश्चन है सर कि ये बॉन्ड जो है ये पूरा अमाउंट का रहेगा या सिर्फ जो कैपिटल गेन हुआ है उतना ही अमाउंट का रहेगा? और तीसरा क्वेश्चन है कि इसके अलावा और कोई स्कीम है जिसमें कैपिटल गेन टैक्स बचाया जाए? हालांकि अच्छी बात यह है कि आपने कुछ हद तक होमवर्क कर रखा है, अब उससे आगे की बात बताएंगे गौरी। बट आपका एसेट क्या है जो आप बेच रहे हैं? वो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कोई और एसेट है? फ्लैट है मैडम, फ्लैट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल। ठीक है, तो देखिए, जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पहले तो बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन आपको उस पर कैलकुलेट करना है। जब आप उसका सेल डीड होगी आपकी, जब रजिस्टर होगा वो प्रॉपर्टी, तब से आप उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो जिस दिन से रजिस्टर्ड होगा उस दिन से आप कैलकुलेट करेंगे। 3 साल के अंदर अंदर आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है। आप दूसरा जो आपने बोला कि फ्लैट खरीदना है, वो 2 साल के अंदर अंदर खरीदना है। दूसरा आपने शायद समझा है कि 2 साल के अंदर अंदर आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं। आप प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदनी होगी अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं। तो या 3 साल में आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेंगे, या 2 साल में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या 1 साल पहले आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर खरीदी है वो काउंट हो जाएगी। जो आपने बॉन्ड्स खरीदने हैं वो आपको विद इन 6 मंथ्स खरीदने हैं। और ये जो बॉन्ड्स हैं इसमें आपको सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि सेक्शन 54 जो आपके केस में अप्लाई हो रहा है, जिसमें आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो सिर्फ आपका कैपिटल गेन माना जाता है। तो जितना आपका कैपिटल गेन है आप उसको डाल के बॉन्ड्स में अपना टैक्स बचा सकते हैं। और अगर मैं ये मानूं कि आप रेजिडेंट हैं इंडिया में, तो आपके पास कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के भी अब 2 तरीके हैं, विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन आपका 12.5% और विद इंडेक्सेशन आपका 20%, जैसे पहले किया जाता था। ये दोनों में से जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें और कोई तरीका पूछा उन्होंने? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना, खरीदना, बॉन्ड लेना, इसके अलावा कोई रास्ता? 2 ही तरीके हैं, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और बॉन्ड्स में अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, हालांकि वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है और लॉक इन पीरियड भी होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा कुछ सालों तक। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। और एक जो होता है, जो आप कहते थे कि कोई अकाउंट खुलवा लीजिए, पैसा उसमें रख दीजिए, वो आपको प्रोसेस है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। यानी कि जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें अभी समय है, तो और आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है आपकी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बाद, तो उस बीच आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, उस वो किसी भी बैंक में जाके आप अकाउंट खोल सकते हैं और आपको वो जो पैसा है वो उस अकाउंट में जमा करना होगा। और आप जब प्रॉपर्टी एक्चुअल में खरीदेंगे या कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे तो आप उस अकाउंट से निकाल सकते हैं, यानी कि आप वो पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख सकते। तो ये अकाउंट प्रोसेस है। हाँ, ये अकाउंट से पैसा इसी अवधि के दौरान आपको खर्च कर दें, 3 साल, 2 साल, 1 साल। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बैंक से निकालेंगे तो बैंक आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा और आपको पैसा दे देगा। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे वो सारे के सारे पैसे के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो मोटी जो मैं समझ पाया, चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग सा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो उसके जो सेल डीड की जो तारीख है उस तारीख से आपको कैपिटल गेन्स वहाँ से अवधि काउंट किया जाएगा। और उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप कोई कोई कंस्ट्रक्शन कर लीजिए प्रॉपर्टी, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी कराई तो 3 साल के भीतर भीतर कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए। मान लिया हम कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं किसी बिल्डर का, तो ये इंश्योर करना होगा कि 3 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें दे दे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तरीका है कि हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लें बना ये कितने साल के भीतर? 2 साल के भीतर। 2 साल के भीतर खरीद लें तो फिर हमारा पैसा बच जाएगा। लेकिन वो जो पैसा कैपिटल गेन अमाउंट है, जो मुनाफा हुआ है, सिर्फ उसी को इन्वेस्ट करना है ना हमें उसमें। सेक्शन 54 में अगर हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कैपिटल गेन को हमने सिर्फ कैपिटल गेन, पूरी रकम का नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन वाले हिस्से का। और जो आपकी प्रॉपर्टी का जो टाइम पीरियड है वो आपकी सेल डीड से होगा। लेकिन इस पे कुछ जजमेंट्स भी हैं। अगर आप थोड़ा सा आपको लगता है कि आपका एग्रीमेंट टू सेल से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है तो इस पे कुछ जजमेंट्स हैं जो ये भी कहती हैं कि एग्रीमेंट टू सेल से आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली अगर आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन आपको चलना है, जिसमें आपको कोई जजमेंट का नहीं रोल बीच में लाना, तो सेल डीड से आप टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे अपना। और बॉन्ड में निवेश करना तो 1 साल के भीतर भीतर कर लीजिए, 6 महीने के भीतर, या आपकी रिटर्न फाइलिंग से पहले। अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले आ गई 6 महीने के पहले, तो आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको इसकी डिटेल देनी होती है कि या तो आप निवेश कर चुके हैं इसका पैसा बॉन्ड में, या आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलवा चुके हैं और उसमें इस पैसे को जमा करा चुके हैं। तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक ऐसा करते हैं, एक और पूछ लेते हैं कि जो उनके सारे कंफ्यूजन थे वो दूर हुए कि नहीं। हुकुमचंद जी, सुना आपने सारी चीजें? हाँ, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है मैडम। हाँ। तो कैपिटल गेन का जो बॉन्ड में अगर लेता हूँ मैं गवर्नमेंट बॉन्ड, उसके मैच्योरिटी के बाद में कोई मुझे टैक्स लगेगा? नहीं, उसके बाद आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको जैसे जैसे इंटरेस्ट मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा के उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन जब आपको ये पैसा पूरा का पूरा मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा तो ये आपका पूरा टैक्स फ्री है, क्योंकि आपने टैक्स बचाने के लिए इसमें निवेश किया। तो बॉन्ड के मैच्योरिटी पे नहीं लगेगा टैक्स, लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा बॉन्ड पे उस पे लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछ लिया हुकुमचंद जी। चलिए, आपके बहाने जो है बहुत सारे दर्शकों का भला हो गया। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। तो ऐसा करते हुकुमचंद जी, और भी कोई सवाल हो तो आप tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा। ऐसे ही आपके सवालों का जवाब हम लोग देते रहेंगे और कई सारे